कहानी का नाम है नाम। बाहर के खुले लॉन पर कौवे मंडरा रहे थे। वह अभी मांस मछली बेच कर गया है। माली घास साफ करने आया है। जैन साहब घास पर पड़े मांस टुकड़े उससे बीनने को कहते हैं। वह हाथ छाट कर आगे बढ़ जाता है। हम भी इंसान हैं। धूप आधे लॉन पर बिछी है। वह वहीं पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है। हम भी इंसान हैं। जाओ रिपोर्ट कर दो। टुकड़े नहीं उठाएंगे। साहब की आधी दाढ़ी बिनी है। आधी पर तौलिया फेर कर वे लॉन पर आ जाते हैं। अलख कमरे में लौट आता है। टुकड़े नहीं उठाएंगे तो करेंगे क्या? कुछ भी हो, उसे अपना कमरा चाहिए। कमरा तो वो भी था। कौन? साहब का? नहीं, अपना, जिसे छोड़ आए हो। छोड़ आना कोई पीठ फेरना नहीं होता। और उसने चाहा भी क्या था? उसने पूछा था, अब तक कितनी नौकरियां छोड़ चुके हो? तुमने उसकी पुस्तक का कवर पुस्तक का कवर मेज से उठा लिया था और सोचकर कहा था, संख्या याद नहीं। जबकि मन में एक एक नौकरी का पूरा सिलसिला तुम्हें याद है। उसने फिर खुद से पूछा था, तनाव बढ़ गया है। अलख ने कमरे में बैठे दोनों को फिर गौर से देखा। एक लंबा है, सुस्तर है, साफ सुथरा है। इतनी बातें एक साथ एक आदमी में कहाँ मिलती हैं? दूसरा मझोले कद का है, दुबला पतला है और सलीके से अपने खलवाट मस्तक की लटें बार बार संवारता है। उसे खलवाट मस्तक के नंगे हो जाने की चिंता कष्ट पहुंचा रही है। क्या करते हो? तुम चुप रहे थे। किससे मतलब मिलते हो? तुम फिर भी चुप रहे। ये नौकरी भी छोड़ दी? तुमने जवाब में इतना कहा था कि छोड़ दी बस। अलख को वह फिर देखता है। क्या आप बदल नहीं गए हैं? आपकी आंखें अब सामने नहीं दिखती हैं। पलकें जल्दी जल्दी नीचे झुक जाती हैं। वह ऊब जाता है और बातों का सिलसिला खुद बदल देता है। हाँ, वह आपको पूछ रहा था। अलख फौहों का पसीना पोंछना चाहता है। फिर दोनों को देखता है। वह बताता है, वह अब उसके कॉलेज में अध्यापक बन गया है। और वह बताता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रिंसिपल से क्या कहा और प्रिंसिपल ने किस शर्त पर उसे रखा और अध्यक्ष के आदमी को दूसरा पद देने का आश्वासन दिया। अलख को देखकर वह खलबाट मस्तक का आदमी फिर सिलसिला बदलने के अंदाज में हंसता है और फिर पूछता है, आप इस तरकी पसंदगी को नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते। अकड़ भी कुछ होती है। अलख ने पीठ की हड्डी सीधी की और बाहर आ गया। लोग इतना जानते हैं कि अलख को तरक्की पसंद दुनिया से बाहर आने में देर नहीं लगी। बाहर आकर वह एक और कमरा तलाश करता। एक बार फिर पटरी पर पत्नी को, पलंग को और पुस्तकों को फैला कर देखना चाहता और आवाज़ सुनता, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े नावल, हिंदी नावल, 1 रुपये में 3। अकड़ कुछ क्या, बहुत कुछ होती है। अलख की आज तक की कमाई एक और आदमी बनने की है। वह खुद को समझाया करता है। वो इसी अकड़ में अस्पताल गया था। डॉक्टर उससे पूछ रहे थे, कब बाएं बाजू में पहले दर्द हुआ? कल से कमज़ोरी महसूस कर रहे हो? खून का दौरा आने पर औरत के साथ? वह हर युवक डॉक्टर के लिए एक यंत्र बन जाता है। सब उसको उठाते हैं, करंट लगा कर देखते हैं, उसके शरीर के एक एक पुर्जे को खोलते हैं और फिर दूसरा डॉक्टर आता है, फिर तीसरा। वह अब डॉक्टरों से चिढ़कर उनकी कही बातों के विरुद्ध चलने लगा है। डॉक्टर ने कहा है, वो बिस्तर पर पड़ा रहे, उठे बैठे भी नहीं। वह उठता है, साथ के युवक को देखता है जिसने दर्द में अपनी अंगुलियां दोनों से दांतों से काट ली थी।
डॉक्टर इतना जानते हैं कि अलख को अकेले नहीं रहना है। वह उस दिन अकेले संडास तक गया था। वहाँ बैठते ही वो पसर गया। डॉक्टरों और नर्सों ने उसे बाद में बताया वो मर गया था। बिल्कुल मर गया था, पर अभी समय ने साथ दे दिया। जमादार ने उसे उठाया, स्ट्रक्चर से उसे बेड पर डाल दिया था। डॉक्टरों में दौड़ धूप मच गई थी। कुछ हो जाने के बाद अलख उसी पर सोचता रहता है। कमरे में आराम से पलंग पर टांग पसारता है, माथे पर मच्छर काट लेता है। वो दीवार पर बैठे मच्छर को मारने की तरकीबें सोचता है। जब मच्छर नहीं मरता तब भुनगे को चप्पल से कुचल देता है, फिर मन मार कर उसे बाहर फेंक आता है। बाहर सहजन के सफ़ेद फूल देखता है, उस पर चींटें चल रही हैं। उस पर चींटे चल रहे हैं। लौटकर वह एक कप चाय बनाता है। स्टोव का वाशर खराब है, पर वह स्टोव में हवा भरने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं उसने कभी किसी बात की कोशिश नहीं की। उसके साथ के लोगों ने उसे समझाया, ज़िंदगी आसान नहीं है, भीड़ से मिलकर चलो, अलग अलग चलना कठिन है, थकोगे और उसकी तरह नींद आने की गोलियां लेकर लंबी तान लोगे। उसने अब उसके दफ्तर में उसके मातहतों से उसकी बातें की। उसके मातहत उसको उसका आदमी समझकर उससे सम्मान से बोलते, उसकी अधूरी रचनाओं की सराहना करते। उसकी रचना अपने मातहत टाइपिस्ट को देखकर तुरंत टंकित करवा देते। अलख अस्पताल से उसे साथ ले आया था। वो भी बेकार था। वो उसकी सिफारिश करने अपने साथी के पास गया। उसने उसे रख लिया एक बड़े हॉल में, जहाँ एक बेंच से सटी हुई दूसरी बेंचें हैं। उसके आदमी का भी वहाँ एक अपना स्थान है। केवल 60 लड़के लड़कियों में एक अधिकारी बीच में बैठता है, जो लड़कियों से लड़कों को अलग करता है। लड़कियां अच्छा काम करती हैं, लड़के इशारा अधिक करते हैं। लड़कियां सिर्फ बातें अच्छी बनाती हैं। वह अधिकारी सबकी बातें सुनता है। सब चूंकि नए हैं, वह सबके काम का बंटवारा करता है। लोग अब अलख को भी बड़ा आदमी समझते हैं। उसकी बात सरकार में लग जाती हैं। उसके अलावा जो बाहर बैठे हैं, वे भी उसे कुछ नहीं समझते हैं, जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अलख भीड़ से थोड़ा ही ऊपर है। वो महसूस करता है आदमी यहाँ बिल्कुल फुनगा नहीं है। फुनगा वो नहीं है। फुनगे को वह खुद मार कर देख चुका है। प्रकाशक ने जब उसे और प्रूफ रीडरों की तरह एक स्टूल और टेबल दे दी थी। टेबल पर आंखें गड़ाए कुछ आदमी प्रूफ पढ़ रहे थे। उसने उस दिन 3 फॉर्म का प्रूफ बिना आंख ऊपर उठाए पढ़ा था। प्रकाशक उसे 6 फॉर्म रोज के हिसाब से 200 माहवार वेतन देता था। वह एक दिन टेबल पर अधूरी गैली पर लिख आया था, मेरा भविष्य अच्छा प्रूफ रीडर बनना नहीं है। और लंच के बाद वह घर आ गया था। वह जानता था भविष्य उसका एक मच्छर मारने से अधिक नहीं है। कमरे में उसने अपनी कुछ नई रचनाएं एक एक कर पूरी पढ़ी। फिर माचिस जलाकर वह कमरे से बाहर आ गया था। प्रकाशक से उसकी केवल 2-4 बातें हुई थी। प्रकाशक ने उससे कहा था, आप ठीक से प्रूफ पढ़ा करें। उसने उसके सामने गर्दन झुकाए मोटे थुलथुल प्रूफ रीडर को देखा था। उसे लगा उसकी आंखें चश्मे के बाहर निकल कर उसे पीट रही हैं। प्रकाशक ने फिर पूछा था, आप लंच में बाहर काफ़ी देर रहते हैं। उसने अपने हाथ में मोड़ा हुआ प्रूफ छोटे साहब को धमा दिया था और कहा था, ये सब झूठ है। शीशे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से नहीं खींचा था, पर वह देर तक चरमराता रहा था। वह सब समझकर एक दिन वहीं से ही भी बाहर आ गया था।
उसने अपने टेबल पर एक लाइन का इस्तीफ़ा लिखा था, यहाँ व्यवस्थापक पर गलत दबाव पड़ता है, मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तंग आकर अलख कमरे में लौट आता था। मच्छर ने उसे आते ही काट लिया था। उसने मच्छर के फले हुए निशान पर तेल मल लिया था और जोश में 2 मच्छर एक साथ मार डाले थे। लोग अलग से कहते थे, आदमी की तरह रहा करो। वो लबादा पहने पटरी पर पान वाले से बात कर रहा था। उसके साथ लोग हल्ला गाड़ी की बातें कर रहे थे। वे उसे समझा रहे थे, कमेटी किसी की अधूरी दुकान को भी उजाड़ देती है। पटरी पर अखबार बेचने वाली औरत है, कंघी बेचने वाले लड़के हैं और बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े नावल की बोली बोलने वाला युवक है। वो पान वाले की दुकान पर टंगे प्रधानमंत्री की फ़ोटो को गौर से देखता है। प्रधानमंत्री उसकी थाली से एक पान उठा रहे हैं। फ़ोटो धुंधली है। जब वह फ़ोटो खिंचवा कर लाया था, उसने उस सांझ अलख को एक बीड़ा पान खिलाया था और पूछा था, कुछ काम कहीं बैठा या नहीं। उसके साथी पान वाले को उसका लोकल गार्डियन कहते हैं। वह अक्सर उसको कहीं काम बैठाने की सलाह देता। उस दिन प्रधानमंत्री की धुंधली फ़ोटो अलख देख रहा था। उसने कहा, ज़रा सुने अलख बाबू। वह अलख के कंधे पर हाथ रखे रेलिंग तक आ गया था। कल बड़े साहब से आपकी बात की थी। मेरी बात? हाँ, कहते थे ले आना, कोई काम बैठा देंगे। अब चलना है अलख बाबू। इसी बीच कमेटी की हल्ला गाड़ी आ गई और बड़े बड़े नावल, बड़े बड़े लेखक की बोली उजड़ गई थी। सब भाग रहे थे। पान वाले की दीवार में टंगे शीशे में कमेटी के साहब ने अपना चेहरा देखा। पान वाले ने चांदी की तस्तरी में पन्नीदार पान उसकी ओर बढ़ा दिया था। अलख ने सरकारी सफेदा से बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लिया है। वह सीधा रास्ता काटकर दूसरी ओर बढ़ जाता है। अभी जब लोग भाग रहे थे, वो सोच रहा था, आदमी का नाम बदलना पड़ेगा। सीधे सफ़र में 2 एक कार्ड ज़रूरी होते हैं। आदमी का नाम फुनगा, चूहा, मच्छर और चींटा रखना है। अलग नस्ल के फुनगे भी होते हैं, चींटे भी, और कहीं भी अलग आदमी परकटा फुनगाराम या दुमकटा चूहाधर हो सकता है। सामने से आते एक साथी पर उसकी निगाह पड़ी। वह भी उसे देख कर रुका। क्यों, कहीं टिक नहीं सकते? अच्छा भी है, पर अब वह अपने आप सवाल पूछकर अपने आप फैसले पर भी आ गया। उसकी आंखों में आप झांक रहा था। अब वह सोचा है, आदमी का नाम बदल दिया जाए। वह भी कुछ समझकर हंसा। अच्छा आइडिया है। कुछ बड़ी तेज़ी से लिख रहे हों। बड़ी तेज़ी से नाम का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, कुछ के नाम के भाव काफ़ी चढ़ भी गए हैं। सब कहीं तंगी है। तुम इसके बावजूद बड़ी जल्दी से काम छोड़ आए, और अकारण ही। उसकी आंखों में अपने प्रति सहानुभूति देखकर अलख आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा, इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तभी उसने अलख को चायघर में अपने सामने ही सीट पर बैठा लिया और उसने किसी बात को चर्चा का विषय बनाने के लिए सामने की दीवार को ही उठा लिया। अलख, ये दीवार है, जिनकी एक ओर हम सब लोग हैं और दूसरी ओर शीतताप नियंत्रित खूबसूरत रेस्तरां के लोग हैं। अलख ने पटरी पर देखा। अगर इसके पास और कोई बात नहीं है तो इसे क्यों न अपनी स्कीम सुना दी जाए। उसकी दीवार के बगल के कोच की महिला में सुगबुगाहट बढ़ गई थी और उसने बात वहीं समाप्त कर दी। जब उसने अलख की स्कीम में कोई रुचि नहीं दिखाई तो वह बाहर आ गया। रेलिंग के सहारे खड़े होकर उसने एक गिलास पानी की मांग पेश की। 2 पैसे में बात जब मंजूर कर ली गई
तो उसने चौराहे पर खड़े आदमियों का नाम बदलना शुरू कर दिया। यूँ वह जानता था उसके बदलने से कुछ नहीं होगा, पर अपने खाते में 40 करोड़ आदमियों का नाम, धर्म और बल्दियत उसने सिलसिलेवार बदल डाली और कमरे में आकर सो गया। सुबह माली ने जगाया, काफ़ी मच्छर है। वह आंगन के सहजन, केले और घास को तराशना चाहता है। उसने आंगन का दरवाज़ा खोल दिया। कुछ एक फुनगे, चींटे और मच्छर उससे चिमटने लगे। माली ने केले के सूखे और पीले पत्ते खींचकर काट डाले। एक बड़े मच्छर ने उसकी बाह पर काट लिया। वह तेल मलने अंदर चल दिया। जब लौटा, माली कटी डालें और सूखे पीले पत्तों का गट्ठर बांध रहा था। कमरे में आते ही पत्नी ने धोती उतार कर कुर्सी पर फेंकी, पंखा ऑन पर चलाया और पलंग पर पसर गई। अलख को देखकर उसने एक बार बुदबुदा कर कहा, कुछ हो जाता तो मैं। अलख जानता है कल कमरा खाली करना है, पत्र मिल चुका है। पत्नी ने 22 नंबर कोठी के जैन साहब से बात की थी। किदवई नगर में कमरा मिला था, पगड़ी मांगी थी। पत्नी के ने मान लिया था। अकेला कमरा, किचन और बाथरूम साथ था। साथ के मिल्क बूथ पर पत्नी के साथ जैन साहब आते हैं। अक्सर नमस्कार हो जाता था। उस दिन उन्होंने कहा था, 2 MP है, फ्लैट खाली रहता है, ताली मेरे पास छोड़ जाते हैं, आप लोग रहें, आधा किराया दे दे, जब तक सेशन रहेगा, खाना नाश्ता। पत्नी ने पूरा हिसाब लगाया, ठीक है, अब बस इतना ही बचता है। जैन साहब ने फ़ोन किया था, भाई जी को अभी भेज दे, MP साहब भी आए हैं। पत्नी ने अलख के साथ चलने को कहा। उसने एक मच्छर दीवार पर मारा और कहा, विश्वास नहीं खोना है, जाओ। पत्नी पूछती है, अगर वो उसके अकेले कमरे में चली जाती तो? अलख उसकी साड़ी मोड़ता है तो उसका नाम बदल जाता, क्योंकि और कोई बड़ा नाम हमारे समय में नहीं रह गया है। चूहा, मच्छर, सुअर, चींटा, तुम जो चाहो नाम रख दो।